हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, हिडन गुडविल तक हम कंसेप्ट को लेकर जा चुके हैं और एडमिशन को खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं बड़ी तेजी से। और तो मेरा टारगेट 15 था, पर मुझे लगता है 20 तारीख तक के आसपास हम पहुंच जाएंगे बेटा, जब ये खत्म होगा। कोई नहीं, खैर चलो देखते हैं, जैसे भी होगा जितना जल्दी कर सकते हैं उतना जल्दी कर रहे हैं बेटा। अभी हम ना अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉसेस एक नए कंसेप्ट की चर्चा कर रहे हैं। सब सामने देखेंगे, थोड़ा सा थियोरेटिकली पढ़ो, फिर बेटा मैं इसकी प्रैक्टिकल रेलेवेंस भी बताऊंगा, इसको क्लियर भी करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉसेस एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ये है बेटा कंसेप्ट की हेडिंग। बोलता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इफ एनी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉसेस एग्जिस्ट। एग्जिस्ट की स्पेलिंग गलत होगी, कोई इशू नहीं है बेटा। इट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर इन द ओल्ड रेशियो। कहता है अगर कोई भी एडमिशन के टाइम पर प्रॉफिट एग्जिस्ट कर रहा है या लॉसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, कहता है बांट दो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में। ऐसा क्यों करते हैं बेटा चर्चा? बाबू, थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझना। अब इसको थ्योरेटिकली तो एक लाइन है, ओल्ड पार्टनर में बांटते हैं, ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। अब आधे से ज्यादा बच्चे बाद में रट लेंगे इसको, तो प्रैक्टिकली समझ लो बेटा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो 1/4/2017, 1 अप्रैल 2017 को ए और बी ने ना बिजनेस स्टार्ट किया विद अ कैपिटल ऑफ 1 लाख ईच। दोनों ने 1-1 लाख रुपए डाले, 2 लाख से धंधा शुरू कर दिया। और ये बेटा धंधा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, 31 मार्च 24 आ गया बेटा, और ये धंधा चल ही रहा है। 1 अप्रैल 24 को ना बेटा एक नया पार्टनर सी कहता है कि मुझे एडमिट कर लो अपनी पार्टनरशिप में। और ये डिसाइड कर रहे हैं कि उसको एडमिट करें। और अगर आज मैं 31 मार्च को बैलेंस शीट देख रहा हूं ना इनकी, आज के दिन 31 मार्च 24 को, तो बैलेंस शीट कुछ ऐसे दिख रही है। कैपिटल ए और बी की 1-1 लाख रुपए, जनरल रिजर्व 8 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस 10 लाख, कुछ ऐसे बैलेंस शीट दिख रही है बेटा। क्या समझो मैं इस चीज का मतलब कि जनरल रिजर्व में 8 लाख रुपए कैसे है, ये पी एंड एल में 10 लाख रुपए कैसे है। आइडिया देता हूं बेटा। याद है कभी हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे, फंडामेंटल करके कभी कोई चैप्टर हुआ करता था? पढ़ लिया, कितनी बार पढ़ लिया, अब तो आइडिया हो ही गया होगा बेटा। ठीक है, मैंने पढ़ाया, तुमने हाफिजली में रिवीजन करके पेपर दिया, वीकली वूकली टेस्ट में पढ़कर पेपर दिया, फिर मैंने अब फिर पढ़ा दिया। अभी प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, बोर्ड्स बहुत बार पढ़ोगे भैया। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिमिटेड आइटम जाती हैं डेबिट साइड में, क्या क्या जाता है? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरीज टू पार्टनर, टू ट्रांसफर टू रिजर्व। बेटा मैं अगर अपने प्रॉफिट को सेट असाइड कर रहा हूं, कहीं ना कहीं कोई अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर कर रहा था अपने प्रॉफिट में से, तो वो बेटा मैंने जो 7-8 साल जो ये धंधा चलाया, 7-8 साल में मैंने 8 लाख रुपए साइड करे, ये दिख रहे हैं बैलेंस शीट में आपको। इसके अलावा बेटा देखो, अकाउंट्स को प्रेजेंट करने का ना सबका अलग तरीका है। जो करेक्ट वे है वो क्या होता है बेटा, हम तो प्रॉफिट को बांटते रहते हैं और पार्टनर की कैपिटल को बढ़ाते रहते हैं। हम क्या लिखते थे बेटा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू कैपिटल अकाउंट, और ए और बी की कैपिटल बढ़ाते रहते हैं। हम तो तरीका ये फॉलो करते हैं। इन्होंने क्या करा बेटा, जितनी उन्होंने कैपिटल लगाई थी 1-1 लाख रुपए, वही दिख रही है मुझे आज भी बैलेंस शीट में, जबकि 7 साल बीत चुके। 31 मार्च 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 साल की बैलेंस शीट एंड हो गई, अभी तक कैपिटल 1-1 लाख ही दिखाई जा रही है। कि बेटा जितना प्रॉफिट होता था उससे आपने कैपिटल नहीं बढ़ाई, इन्होंने कैपिटल नहीं बढ़ाई, प्रॉफिट को आज तक अलग रिप्रेजेंट कर रखा 10 लाख रुपए। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो ये प्रॉफिट 18 लाख रुपए का हुआ। 8 लाख रुपए इसी प्रॉफिट में से सेट असाइड करें, और 10 लाख रुपए आज भी प्रॉफिट में दिखा रखे हैं, कैपिटल नहीं बढ़ी, जबकि 18 लाख से कैपिटल को बढ़ना चाहिए था। कोई दिक्कत नहीं, इनका वे है बेटा अकाउंट्स को प्रेजेंट करने का, हमारा जो तरीका है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी। अब आपको एक बात बताओ, ये 18 लाख रुपए कमाने में किसी भी हाल में नए पार्टनर ने मदद करी? अरे वो तो आज आएगा, उसने कमाए हैं ये 18 लाख रुपए, उसने कमवा के दिए हैं हमें 18 लाख रुपए। किसको बिलोंग करते हैं? ओल्ड पार्टनर को नहीं बिलोंग करते। बटने नहीं चाहिए ओल्ड रेशो में, तो बटना चाहिए ना ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में। ये बात समझ में आती है कि क्यों बटना चाहिए? मैंने पूरा लॉजिकली प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। अब बेटा मुद्दा ये उठता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कौन कौन से होते हैं, क्या क्या नाम है इनके? बेटा हमारे कोर्स में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के नाम ज्यादातर केस में 5 हैं।
ठीक है जी। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में नाम क्या क्या है बेटा? फर्स्ट नेम आता है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। ठीक है जी बेटा, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है हमेशा लाइबिलिटी साइड दिखाई देगा, लाइबिलिटीज भी क्रेडिट होती है। दूसरा बेटा है जनरल रिजर्व, तीसरा है बेटा कंटिजेंसी रिजर्व, चौथा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड। बेटा एक और छूट गया है, फिफ्थ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और बेटा सिक्स्थ नंबर पर है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। बेटा आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है और मैं अभी भी लिख रहा हूं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पे ना डबल स्टार लगा देना। सच बात यह है बेटा, ये कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है ही नहीं। लेकिन बच्चा क्या करता है बेटा, जब वर्कमैन कंपनसेशन फंड देखता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड देखता है, जैसे ही देखता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, उसको लगता है अच्छा जी सारे फंड बढ़ते हैं, बांट दो। बेटे नाम से भी तो समझने की कोशिश करो, वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन फंड वर्कर के चोट ना लग जाए उस वजह से बनाया गया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, मैंने कहा इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो फ्लक्चुएट ना कर जाए उस वजह से बनाया गया। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये पैसे हमारे हैं ही नहीं, ये पार्टनर को बिलोंग ही नहीं करते, ये तो पैसा बेटा काम कर रहे एम्प्लॉइज का पैसा है, एम्प्लॉय के पीएफ का पैसा है ये। मैं आपको बता देता हूं, इंडिया में दो चीजें आप कभी नहीं खा सकते, एक गवर्नमेंट का पैसा और एक एम्प्लॉय का पैसा, क्योंकि बेटा इसकी तो जमानत भी नहीं है। जब आप आगे बढ़ जाओगे ना लॉ में, तो आपको पता लग जाएगा, नाम सरकार का पैसा खा सकते हैं ना एम्प्लॉय का। सबसे खतरनाक होता है इन दोनों एंटिटीज का पैसा खाना। तो बाबू गलती से भी इसको एम्प्लॉय, इसको पार्टनर्स में बांटने की गलती मत कर देना। मैंने जानबूझ के लिखा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की लिस्ट में, आपके भी नोट्स में यही लिखवाया हुआ है, पर बेटा वहां पे भी मैंने डबल स्टार लगवा दिया था, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड डबल स्टार कभी नहीं बटेगा। ठीक है जी। बाकी सारे प्रॉफिट्स का क्या होगा जो हमने पढ़ा अभी तक, ओल्ड पार्टनर में बटेगा, ओल्ड रेशो में बटेगा, लेकिन हाँ इसमें आगे की बातें हैं अभी, वो मैं कर रहा हूँ। ठीक है जी। साथ ही साथ बेटा कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस भी हैं। बेटा दो ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस दिखते हैं, पीएनएल का डेबिट बैलेंस दिख रहा है बेटा, डेबिट, दुनिया की सारी एसेट्स डेबिट होती हैं और दुनिया के सारे एक्सपेंसेस, सारे लॉसेस डेबिट होते हैं। अगर एसेट साइड में पीएनएल दिख जाए मतलब डेबिट बैलेंस है, या कह लो बेटा लॉसेस है। ठीक है जी। इसके अलावा बेटा एक और लॉस है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेटा एड एक्सपेंसेस को ही हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। आई होप ये वाला बेस तो क्लियर ही होगा क्यों डेफर्ड रेवेन्यू बोलते हैं, और सब कुछ पढ़ा ही है आपने। ठीक है जी। अगर आज फिर भी टाइम बच गया तो मैं इसके बारे में भी चर्चा कर दूंगा। बेटा एड क्या है? दीज आर मेयर लॉसेस विच आर नॉट येट रिटर्न ऑफ, जिनको आज तक राइट ऑफ नहीं करा, पीएनएल अकाउंट में नहीं दिखाया, ये कहीं से कहीं तक हमारा प्रॉफिट नहीं हो सकते ना। लॉसेस हैं, किसको बिलोंग करते हैं? अगेन ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशो। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं अभी तक? आगे की बात कर बेटा। ये जो तीन शुरू के अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिखाई दे रहे हैं, इनको मैं अपनी भाषा में कुछ बोला करता था, किसी को याद है क्या बोलता था? मैं इनको बेटा बोलता था अपनी भाषा में फ्री रिजर्व्स। और ये भी पता होगा क्यों बोलता था, क्योंकि बेटा इनके अगेंस्ट कभी कोई लाइबिलिटी होती नहीं, मुझे पता ही नहीं होती बेटा, मुझे नहीं पता कि मैंने क्यों बनाए, मैंने संभाल के भी रखे हुए हैं पैसे, पर मुझे ये भी नहीं पता कि क्यों बनाए, क्योंकि मैं क्या करता हूँ बेटा, मैं रिजर्व क्रिएट करता हूँ फॉर द अननोन लाइबिलिटी, जो मुझे नहीं पता। ठीक है ना जी। मैंने नाम रखा कंटिजेंसी रिजर्व, कंटिजेंसी मतलब इमरजेंसी रिजर्व रखा हुआ है, जनरल रिजर्व नाम या जनरल रिजर्व, मुझे भी नहीं पता कैसे क्यों पड़े हुए हैं। अगर कोई लाइबिलिटी फ्यूचर में राइज हुई तो मैंने कहा चलो रख लो इसके लिए पैसे। ठीक है जी। आज एक नया पार्टनर एडमिट होने जा रहा है बेटा, इसको बांट के खत्म कर देना। क्यों खत्म कर देना? मैं कहता हूं बेटा ये 18 लाख रुपए दिखाई दे रहे हैं, अगर आज आपने नहीं बांटा और कल एक साल बीत गया, यहाँ सी आ गया बेटा 1 अप्रैल 24 को और 31 मार्च आज 25 आ गई, तो बेटा 31 मार्च 25 को क्या होगा? 31 मार्च 25 को बैलेंस शीट में सी का नाम डल जाएगा। यहाँ होगा क्या बेटा, ए का नाम डला हुआ है, बी का नाम डला है, यहाँ गलती से अगर सी डल गया कैपिटल 1 लाख, तो ध्यान रख लेना जितनी एसेट्स लिखोगे बैलेंस शीट में, जितनी लाइबिलिटीज लिखोगे बैलेंस शीट में, और जितना बेटा प्रॉफिट्स पड़ा है उसका बेटा जो भी आपने प्रपोर्शन तय किया, लेट्स सपोज सी को 1/5 देना है या 1/3 देना है, तो हर एसेट्स हर लाइबिलिटी हर प्रॉफिट पे 1/3 हिस्सा आ गया उसका, बिना कहे। इस 18 लाख में बेटा अगर 1/3 देना है तो 6 लाख रुपए का उसका हिस्सा आ गया, 1 लाख रुपए कैपिटल डालने के साथ ही। तो ये गलती, ये चूक कभी ना हो जाए, नया पार्टनर आने से पहले बेटा बांट के खत्म कर दो।
समझ में आती है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अब बांटने की जर्नल एंट्री क्या उसका डिस्कशन कर लेते हैं। आकस्मिक संख्या बेटा, जर्नल एंट्री सीखने के लिए ना हम एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, ठीक है जी, और जर्नल एंट्रीज का डिस्कशन करते हैं, सब सामने देख रहे हैं हमारे बच्चे। बेटा क्वेश्चन ने मुझे कहा ए और बी दो ओल्ड पार्टनर हैं एंड द ओल्ड BSR इज 2:1। ठीक है जी, मैं बड़ी बड़ी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा बेटा, ठीक है ना, ऐसे समय बर्बाद नहीं कर सकते। ठीक है, ए और बी ओल्ड पार्टनर है एंड द ओल्ड BSR इज 2:1। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में जनरल रिजर्व गिवन है बेटा 6 लाख रुपीज, साथ ही साथ कंटिजेंसी रिजर्व गिवन है बेटा 3 लाख रुपीज, और बेटा आपको गिवन है P&L और बेटा उसका भी डेबिट बैलेंस। अगर P&L और उसका भी डेबिट बैलेंस बेटा 1.5 लाख रुपीस। P&L का डेबिट बैलेंस का मतलब समझते हैं सर? बेटा डेबिट मतलब एसेट्स में दिखाया गया होगा, और बेटा एसेट्स में क्या दिखाया जा रहा है? अगर कोई डेबिट है चीज, आपने नॉमिनल अकाउंट का भी रोल पढ़ा है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये लॉसेस ही है बेटा। ठीक है जी बाबू, अब क्या क्या किनका राइट है बेटा इस प्रॉफिट्स के ऊपर और इन लॉसेस के ऊपर? हमेशा ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो में राइट है। ठीक है जी, तो बात खाओ बेटा। बाबू ये दोनों कहां पर दिखाए गए होंगे? जनरल रिजर्व और कंटिजेंसी रिजर्व, ये बेटा प्रॉफिट्स में से सेट असाइड किए गए। प्रॉफिट्स हमेशा क्रेडिट होते हैं, ये भी क्रेडिट है बेटा। अगर क्रेडिट है और बेटा मैं बांट के खत्म कर रहा हूं, अगर कोई चीज क्रेडिट है और उसको बांटना है तो बेटा उसको डेबिट ही तो करना है। तो मैंने जनरल रिजर्व को किया डेबिट, कंटिजेंसी रिजर्व को किया डेबिट, और बेटा बांट दिया ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। ए के कैपिटल में बांट दो बेटा, बी के कैपिटल में बांट दो। कितने हैं ये प्रॉफिट? 6 लाख और 3 लाख, 9 लाख। 9 लाख को बांट दो बेटा 2:1 में, 6 लाख और 3 लाख में। बट अबाउट P&L का डेबिट बैलेंस, ये भी बटेगा बेटा, लॉस ही है। और बाबू लॉस है, क्या करें बेटा? अगर ये डेबिट था बुक्स में, खत्म करना है, क्रेडिट करके ही खत्म हो सकता है। मैंने कर दिया P&L के बैलेंस को क्रेडिट, और बेटा डेबिट कर दो इस कैपिटल अकाउंट ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो 20 कैपिटल अकाउंट, दोनों को डेबिट कर दिया बेटा। 1.5 लाख रुपए को आप बांट रहे हो 2:1 में, 1 लाख ये 50,000 रुपए ये, चलो जी खत्म हो गए, सारे प्रॉफिट सारे लॉसेस खत्म हो गए बेटा। लेकिन इन तीनों से रिलेटेड कभी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। मैं कह रहा हूं क्वेश्चन में दिख जाए, आंखें बंद करो और बांट दो, कुछ भी नहीं पढ़नी स्टेटमेंट, क्योंकि ये फ्री रिजर्व्स है। मेरी भाषा में फ्री रिजर्व्स मतलब जिनके अगेंस्ट कभी कोई लाइबिलिटी हो ही नहीं सकती। ठीक है जी, लेकिन व्हाट अबाउट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व? बेटा उसके अगेंस्ट लाइबिलिटी हो सकती है। क्वेश्चन ने कहा ए और बी दो पार्टनर एंड द ओल्ड BSR इज 2:1। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज गिवन इन द क्वेश्चन 20,000 एंड द वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज 11,000। बेटा क्यों बनाया जाता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व? वर्कर के चोट ना लग जाए। भैया मेरी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर 100-200 काम करते हैं और सारा दिन मशीनरी पे काम करते हैं। देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहती तो नहीं कि किसी भी वर्कर को एक्सीडेंट हो, वो भी बिजनेस प्रेमाइसेस में हो, पर हो जाता है, ये तो अनसर्टेन चीज है। ठीक है ना, आप सारा दिन काम करोगे, चोट लग सकती है। तो बेटा आपने 20,000 रुपए अलग निकाल के रख दी कि अगर वर्कर के किसी भी वर्कर के चोट लगी, बीमारी हारी हुई, तो हम यहाँ से मीट आउट कर लेंगे पैसे। और बेटा हमें पता लगता है कि इस 20,000 को तो हमने अलग रखा हुआ था, 11,000 का क्लेम भी अराइज हो गया। क्या करूं बेटा? बाबू इसको मैं कभी भी फ्री रिजर्व बोल ही नहीं सकता, क्योंकि एक्चुअली में इसके अगेंस्ट लाइबिलिटी हो सकती है, उन तीनों के अगेंस्ट तो हो ही नहीं सकती। वो तो मैंने अननोन लाइबिलिटी के लिए रखा हुआ है। ठीक है जी, ये मैंने नॉन लाइबिलिटी के लिए रखा हुआ है, ये मुझे भी नहीं पता कि होगी कि नहीं होगी। ठीक है जी, तो बाबू एक लाइबिलिटी अराइज हो गई कि 11,000 रुपए का खर्चा आ गया आपके जिम। ठीक है, क्या करूं बेटा? 20,000 का रिजर्व है, इससे मीट आउट करो। रिजर्व हमेशा क्रेडिट होते हैं बेटा, कर दो डेबिट, और इससे एक लाइबिलिटी मीट आउट करो, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। 20,000 के रिजर्व में 11,000 की लाइबिलिटी मीट आउट कर दी, अभी भी 9 बचे। अब क्या ये फ्री है? बेटा ये 9,000 रुपए बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। बाबू क्या करूं इनको? बांट दो बेटा, ओल्ड पार्टनर इन द ओल्ड रेशो, टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। क्योंकि बेटा ये रिवीजन बैच है, तो मैं इसमें ना आगे के कंसेप्ट की चर्चा अभी कर देता हूं। अच्छा एक बात बताओ, व्हाट इफ कि ये वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 21,000 का होता, क्या करता बेटा? मतलब मैंने तो रिजर्व 20,000 का बनाया, और बेटा
क्लेम आ गया मेरे पास 21 का, तो 20 तो खत्म हो गई। एंट्री करूंगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। इसके सामने 21,000 क्लेम के सामने, इसके सामने 20,000, अभी भी डेबिट में 1,000 की गुंजाइश है। क्या आएगा? रीवैल्यूएशन। क्योंकि आपने आगे पढ़ लिया, मैंने इसलिए बोल दी ये बात, ठीक है ना। कल और क्लैरिटी से समझा पाऊंगा बेटा ये बात को, ठीक है जी। अच्छा, बट इफ की कोई क्लेम ही नहीं है क्वेश्चन में, जीरो, फिर ये क्या? फिर ये फ्री रिजर्व है। इट इज एज गुड एज अ फ्री रिजर्व। ये बिल्कुल जनरल रिजर्व बन गया फिर तो बेटा, कोई लाइबिलिटी नहीं आई। बांट तो खाओ, ओल्ड पार्टनर्स में बांट दो ओल्ड रेशो, ठीक है जी। बात समझ में बेटा? सेम क्वेश्चन, ए बी पार्टनर है, ओल्ड पीएसआर इज 2:1, और आपको एक बैलेंस शीट दी गई है, उसमें दिया गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1 लाख, और बेटा आपको दिखाया जाता है कि आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है बैलेंस शीट में कहीं पर 15 लाख, और बेटा ब्रैकेट में लिखा है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 14,80,000। ये क्या बाबू? जब भी आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हो तो ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना लेती है, और अगर ये इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में है तो ज्यादातर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपको पता है शेयर मार्केट की फ्लक्चुएशंस बहुत डेंजरस हैं। तो बेटा कंपनीज को डर लगता है, हमने 15 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कहीं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर ना जाए, तो गिर ना जाए इसी वजह से उन्होंने बता दिया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। नाम में ही सब कुछ है कि इन्वेस्टमेंट मेरी फ्लक्चुएट ना कर जाए, मैं कोप अप कर लूंगा इस रिजर्व से अगर ये गलती से गिरती है। मैंने 15 लाख की इन्वेस्टमेंट करी और पता लगा जी मार्केट वैल्यू 14,80,000 है, 20,000 की वैल्यू गिर गई, कहां से मीट आउट करूं? यहीं से मीट आउट करूं, ठीक है जी। जितने पॉसिबल केसेस हैं अभी डिस्कस करेंगे सारे, बेटा करते हैं यहां से मीट आउट। कैसे करें? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रेडिट है बेटा, खत्म कर दो डेबिट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को मैंने कर दिया डेबिट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20,000 से गिरानी है, 15 लाख है 1480 तक पहुंचाना है, 20,000 गिरानी है, एसेट है, डेबिट होती है, गिराना है क्रेडिट करके गिरा सकते हैं। मैंने बेटा कर दिया इसको क्रेडिट 20,000 से। मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट करा 1 लाख से, इन्वेस्टमेंट को गिरा दिया 20,000 से। अब 80,000 का क्या बेटा? इट इज अ फ्री रिजर्व नाउ। 1 लाख के रिजर्व थे, 80,000 रुपए अब बिल्कुल फ्री हैं। बांट खाओ ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, ए और बी में बांट दो बेटा, जितना भी बचा जो भी आएगी फिगर, ठीक है। बी के हिस्से में आएगा 2,6,6,6,7, उसके हिस्से में 5,3,3,3,3,3, ठीक है जी। कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं बताता हूँ, कई बार इतने इतने टेक्निकल फॉल्ट करते हैं क्वेश्चन में, मतलब ऐसा लगता है भाई पढ़ लिखे वाला कोई काम कर लो। एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट ही गिवन नहीं है, और लाइबिलिटी साइड लिखी हुई इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए। कायदे से तो कभी भी नहीं होना चाहिए, मतलब इससे ज्यादा तो रॉन्ग फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन नहीं हो सकता। इन्वेस्टमेंट करी नहीं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा, पर मुझे क्या अगर कर दिया तो आपने गलती भी, मैं क्या करूं, बोर्ड के पेपर में भी आ जाती है ऐसी गलतियां, तो फिर क्या? फिर तो फ्री रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रखी, बिल्कुल फ्री रिजर्व है। बांट खाओ, 1 के 1 लाख बांट दो बेटा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, ठीक है जी। और व्हाट इफ की इन्वेस्टमेंट की मेरी वैल्यू 15 लाख करी थी मैंने, और मार्केट वैल्यू क्या थे 13,80,000 रह गई, तो क्या? 1480 नहीं 1380 रह गई, मतलब वैल्यू कितने से गिर गई? 1,20,000, और मैंने बनाया कितना था रिजर्व? 1 लाख। तो बेटा 1 का 1 लाख खत्म, 20,000 रीवैल्यूएशन से एडजस्ट करने पड़ेंगे। वही बात जो अभी हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में करी। क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1 लाख से डेबिट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट 1,20 से क्रेडिट हो जाएंगी, डेबिट कर दो बेटा रीवैल्यूएशन को 20,000 से, ये हो जाएगी बेटा फिर उस केस में। बात समझ में आती है? ये समझ में आया कि जनरल रिजर्व, कंटिंजेंसी रिजर्व और पी&एल का क्रेडिट बैलेंस बिल्कुल फ्री है, इनके अगेंस्ट तो लाइबिलिटी नहीं होती। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के एंगल से सोचो तो लाइबिलिटी हो सकती है, पर इसका भी होना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि भौगोलिक केसेस भी पेपर में आते हैं जब ये भी फ्री हो जाते हैं रिजर्व, ठीक है जी। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड तो हाँ कभी भी हमारे बेटा पैसा है ही नहीं, वो कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं है, वो जबरदस्ती मैंने उसको इस लिस्ट में लिखा है, ठीक है, ताकि याद रहे, डबल स्टार लगवा के लिखवाया हुआ है कि इसको तो कभी बांटना नहीं, गलती मत कर देना, कहीं पार्टनर में बांट दो, पैसा ही एम्प्लॉय का है वो, ठीक है जी। और अगर पी&एल का डेबिट बैलेंस आया, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आया, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आया, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, ये तीनों ही लॉसेस है बेटा, ठीक है। बुक के 2-4 क्वेश्चन है बेटा, देख लेते हैं। 2-4 भी नहीं, वैसे मुझे लग रहा 3 ही है गिनती के, ठीक है जी। तीनों क्वेश्चन को देखते हैं और फिर वाइंड अप की तरफ बढ़ते हैं।
हिडन गुडविल में मैं इसमें एक प्रॉब्लम एक्सपेक्ट कर रहा था। 39 पूछी नहीं किसी ने, मेरे को लग रहा है मेरे ही पूछ लेनी चाहिए आज। पढ़ते हैं जी 49th क्वेश्चन। कहते हैं राम एंड श्याम वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। कहते हैं मोहन वाज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट ऑन द डेट ऑफ मोहन्स एडमिशन। द बैलेंस शीट ऑफ राम एंड श्याम showed a general reserve of 2,50,000 and a credit balance of 50,000 in P&L account। जनरल रिजर्व में 50,000, P&L का क्रेडिट बैलेंस 50,000। अच्छा कभी कुछ भी ना बताया, सीधा बोले P&L का बैलेंस 50,000 तो प्रॉफिट मानना है हमेशा। ठीक है, कहते हैं पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ दीज आइटम ऑन मोहन्स एडमिशन। 3 लाख के प्रॉफिट है, 2:1 ओल्ड पार्टनर की रेशियो है, बांट खाओ। जनरल रिजर्व भी डेबिट, P&L का क्रेडिट बैलेंस भी डेबिट, टू राम और टू श्याम। ठीक है जी, 2.5 लाख 50,000, 3 लाख को बांटना है 2 में, 2 लाख बन जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं मुश्किल ही क्वेश्चन करूंगा, ये भी मैं नहीं कर रहा हूं। इसमें बेटा 1.5 लाख का जनरल रिजर्व का बैलेंस है और डेबिट बैलेंस है P&L का 20,000। ठीक है जी, अलग अलग बटेंगे, कंबाइंड एंट्री की कोशिश भी मत करना। जनरल रिजर्व डेबिट होके बटेगा, P&L का डेबिट बैलेंस क्रेडिट होके बटेगा। ठीक है, कंबाइंड मत करना। ठीक है जी, ओल्ड पार्टनर में बांट देना, ओल्ड रेशो। ठीक है जी, मैं क्वेश्चन करूंगा 51 का ए पार्ट। The extract of balance sheet of Murari and Vohra sharing profit and losses in the ratio 3:2 was as under। सब कुछ दिया हुआ, सब कुछ बढ़िया। ऐसा तो क्वेश्चन चाहिए बेटा, सारी क्लैरिटी करते कंसेप्ट की। जनरल रिजर्व 30,000, कंटिजेंसी रिजर्व 2700, P&L का बैलेंस 18,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 9,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 7200, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। मैं तो कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड उठाओ, बांट दो, बांटना रूट रेशो बांट दें। गलती ना कर देना बेटा, ये कभी नहीं बटेगा, बाकी सब बटेंगे डिपेंडिंग अपॉन की कितनी लाइबिलिटीज। देखते हैं एसेट साइड, बहुत ही बढ़िया भैया। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 1,14,000, जबकि हमने इन्वेस्टमेंट करी है 1,20, यानी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने रुपए से गिरानी है, 6,000 से। कितने का रिजर्व हमारे पास पड़ा है, 9 का। 9 में से 6 चले जाएंगे, 3 फ्री हो जाएंगे, 3 बढ़ जाएंगे। ठीक है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 6,000 का, ये लॉस है, ये भी पार्टनर। New partner Krishna was admitted for 1/4 share of profit. A claim on the account of workman compensation reserve is estimated as 900। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का बनाया, 7200। कितना क्लेम अराइज हुआ, 900, 6300 रुपए, ये भी फ्री हो गए, ये भी बांट खाना। ठीक है, और इन तीनों से रिलेटेड तो मैंने कोई बात बोली नहीं, और मैं कहता हूँ बोलने की जरूरत ही नहीं। तीनों फ्री हैं, बांटो, आंख के बंद करो, इनके अमाउंट देखते ही बांटना शुरू कर दिया करो, कुछ नहीं होगा इससे रिलेटेड, क्वेश्चन में हो ही नहीं सकता। ठीक है जी, करोगे ट्राई। मैं आपको बताता हूँ टोटल मैं कितनी एंट्री एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कंबाइंड में एक लिमिट तक कर रहा हूँ। ये तीनों की तो कर दो कंबाइंड, 1 2 3, तीनों को डेबिट करो, बांट दो। पहले सुन लो, पहले सुन लो, पहले सुन लो, हैव सम पेशेंस। इन तीनों को कंबाइंड करो, बांट दो। एक एंट्री इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट को सेट ऑफ करो, जो फ्री बचे बांट दो। दूसरी एंट्री सिर्फ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की करो। ठीक है जी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसका क्लेम सेटिस्फाई करना, बांट देना, तीसरी एंट्री ये। और बेटा ये लॉस को अलग बांट देना, चौथी एंट्री ये। सुना ना, तीनों एंट्री कंबाइंड, एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन की अलग, वर्कमैन की अलग, और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर की अलग। 4 एंट्रियां बांट के दिखा दो, फिर वाइंड अप करते हैं, जल्दी करना है काम बेटा। अभी आपने जब ये क्वेश्चन किया होगा ना, ये जब पांचों मिलाकर बटे होंगे, एक तो ये कंबाइंड एंट्री करी हमने और ये इन दोनों को बांटा, शायद इससे ना मुरारी और वोहरा का शेयर 36,000 के आसपास बढ़ा, 36 और 24 बढ़ गया होगा तीनों का, अगर आप टोटल करोगे, है ना। और बाद में ये जब बटा है तो 3600 और 2400 बटा है। ठीक है, आप टोटल करके देख लेना, अल्टीमेटली मुरारी वोहरा को प्रॉफिट में हिस्सा 36-24 में होगा, और लॉस में हिस्सा 3600 और 2400 मिला होगा, 36,000 और 24,000। ठीक है, अगर एक सेकंड और कोर्स करना। तो जब मैंने रेशियोज की इलस्ट्रेशन करने को गए थे और आपने किए होंगे ना, तो एक प्रॉब्लम आई है कुछ बच्चों की, इलस्ट्रेशन नंबर 18, जो कि एज एक्सपेक्टेड आनी ही चाहिए। पहली बार जो भी करता है वो फंसता ही जरूर है इसके अंदर। ठीक है ना जी, एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन को, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में से क्या मैं बता देता हूँ, रेलवे वाले टीचर्स के फेवरेट हैं ये। L and M are partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3।
एल और एम पार्टनर है, पुरानी बीएसआर उनकी 5-3। They admitted N and decided that profit sharing ratio between M and N shall be same as existing between L and N। बेटा बोलता है M और N के बीच में रेशो वैसे ही रखना चाहते हैं जैसी बेटा L और M के बीच में, और आपको कहा जाता है न्यू बीएसआर निकालो, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालो। देखो बेटा बात बड़ी सिंपल सी है, L और M के बिटवीन रेशो क्या है 5:3, और आप चाहते हो कि M और N के बीच भी वही रेशो बनी रहे जो L और M के बीच बनी हुई है। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं बेटा इस चीज को ना परसेंटेज सेंस में सोच लो कि क्या है L और M के बीच के रिलेशन। देखो M को क्या मिलता है L के कंपैरिजन में, सिर्फ 60%। चाहे तो हम ऐसा सोच लो कि M को क्या मिल रहा है, 3 ही तो मिल रहा है, L को कितना मिल रहा है, 5 ही तो मिल रहा है। ठीक है जी, कितना मिल रहा है M को L के कंपैरिजन में, 60%। चाहे मैं ऐसे सोच लूं, चाहे मैं ऐसे भी सोच लूं, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि M को मिलता है 3/8। अच्छा जी, L को क्या मिलता है 5/8। ठीक है, तब भी ये 60% ही है। ठीक है ना जी, जैसे ही सोच लो, जैसे ही सोच लो, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बेटा M को L के कंपैरिजन में 60% मिलता है, और हमने क्या डिसाइड करा, जो रेशो आप दोनों के बीच है वही M और N के बीच में चाहेंगे हम। ठीक है, यानी कि इसका 60% ही तो मिलेगा। अगर M को L के कंपैरिजन में 60% मिलता है, और आपने कहा जी सेम रिलेशन हम मेंटेन करना चाहते हैं, जो L और M की रेशो है वही हम M और N की चाहते हैं, तो इसका अगर इसका 60% मिलता है तो इसका 60 तो मिलेगा N को, सेम ही तो रेशो चाहते हो। इसका 60% कितना, 1.8। 3 का 60% 1.8। अब बेटा आपको भी पता है किसी भी रेशो को मैं ऐसे तो छोड़ ही नहीं सकता हूं पॉइंट में। क्या करूंगा बेटा, मैं तो होल नंबर चाहिए। क्या करूं बेटा, अगर मैं 5 से भी मल्टीप्लाई करूं तो ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं बता देता हूं बहुत सारे बच्चे इतनी जल्दी नहीं सोच पाते पॉइंट में आते ही फिगर। अगर एक डिजिट के पहले ही तो है ना पॉइंट, आप 10 से मल्टीप्लाई करो तो 100% निकलेगा ना, आप 10 से मल्टीप्लाई करो कोई दिक्कत नहीं। क्या आ जाएगी रेशो 50, 30, 18। अब कैंसिल कर लो जितना पॉसिबल है, 2 से कैंसिल हो जाएगा बेटा। अल्टीमेट रेशो कितनी आ गई, 25, 15 और 9। ठीक है, अब देखना 25 15 का कितने परसेंट है, 25 का 15 60% है ना, इसका 60% ये है ना, इसका 60%। वही रेशो है जैसे आप चाह रहे थे। ठीक है, चलो रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।